हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग बीएसटी का चैप्टर 1 जिसमें हम लोग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पहला चैप्टर बच्चों, तो थोड़ा अच्छा से लेके चलिए। ठीक है, बेसिक अच्छा रहेगा तो आगे भी आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले भाई, जैसे इसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो सबसे पहले हम लोग समझना भाई कि मैनेजमेंट है क्या, मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, डेफिनेशन तो अलग अलग ऑथर लोग अलग अलग टाइप से दिया है, हालांकि सबका मिलता जुलता है, सिमिलर टाइप का है। ठीक है, तो सबको याद करने की जरूरत नहीं है, सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो चीज आपको जो याद रखने की जरूरत है डेफिनेशन में, वो क्या है, पहला एक है आपका पीटर एफ ड्रकर, इसका नाम याद रखेगा इनका, पीटर एफ ड्रकर। इनको ना हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, क्लास 12 में आप लोग को मेनली पढ़ना एक हेनरी फ्योल का। ठीक है, क्लास 12 में आपको पढ़ना एक फ्योल का प्रिंसिपल पढ़ना है, और एक प्रिंसिपल पढ़ना है आपको टेलर का। ठीक है, प्रिंसिपल एक पढ़ना है आपको टेलर का। ये क्लास 12 तक के लिए तो आपको लगे भाई कितना अच्छा प्रिंसिपल है, लेकिन जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाइएगा और थोड़ा सा मैनेजमेंट का अच्छा बुक पढ़िएगा ना, तो पता चलेगा कि ये दोनों का प्रिंसिपल गटा टाइप का और कुछ नहीं, बकवास है। लेकिन भाई क्लास 12 के बच्चा लोग के लिए शुरुआती यहीं से होता है। ऐसा देखिए, गटर टाइप का नहीं बोलेंगे, लेकिन एक होता है ना कि आपको पसंद नहीं आएगा ये लगेगा भाई ये लोग तो पूरा मतलब पब्लिक का जान खा, वर्कर का जान खा रहा था, इस टाइप का आपको आगे लगेगा आने वाला फ्यूचर में जब मैनेजमेंट का पढ़िएगा तो। चलिए अभी क्लास 12 में रह करके इसको देखते हैं। ठीक है, तो एक चीज आपको याद रखना, क्या पीटर एब्डकर का नाम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल, ये आपको बार बार आपका आएगा क्योंकि आपका क्लास 12 में ही है। हेनरी फ्योल को क्या बोलते हैं भाई, हेनरी फ्योल को बोला जाता है क्या, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, जनरल मैनेजमेंट इनको नाम दिया गया था। टेलर का भी एक नाम है, टेलर को भी एक फादर, एक माँ, उसको भी हम लोग एक बाप का दर्जा दिए हैं। वो क्या बोलते हैं, टेलर को बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो तीन पिताश्री है यहाँ पर। ठीक है, पीटर ड्रकर को बोला था क्या, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। हेनरी फेलो क्या बोलते हैं, जनरल मैनेजमेंट। और टेलर को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये तीन जो था, इनका डिफरेंशियल भी देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए एक चीज और जो आपको शुरू में बता देते हैं, हेनरी फ्योल जो आपका मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल दिए थे ना, वो कुछ इस प्रकार से बच्चों, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। आप जो पढ़िएगा अभी क्लास 12 में, वो आपका क्या है, वो है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन बच्चा लोगों को लगने क्या लगता है ना कि अब लोगों को पूरा 5 चैप्टर ही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पूरा 5 चैप्टर है। अब क्योंकि इसमें वो लोग मेनली पढ़ा था फ्यूल का प्रिंसिपल को लेकर के, हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल पे, तो उन लोगों को क्या लगता है कि भाई ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हेनरी फ्यूल का देन है। नहीं, इनका देन नहीं है, ये सब इनका देन नहीं है, ये हेनरी फ्यूल का देन नहीं है बच्चों, याद रखिएगा। ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है ना, ये जितना भी अलग अलग ऑथर लोग, सब जो डिफरेंशन दिए, उससे जो बेस्ट हो सकता था ना, उससे जो बेस्ट मैनेजमेंट का जो चूज किया गया था, वो ये 5 स्टैंडर्ड वर्जन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जो फेल दिए थे वो तो ये था बच्चों आपका, एक है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 था। इसको जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट के लिए था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं भाई कि मैनेजमेंट बोलते किसको है, मैनेजमेंट का मीनिंग निकालते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट बोलने का सिंपल मतलब आम बोलचाल भाषा में इतना हो बच्चों कि मस्त चूना लगाइए मस्त अच्छा से किसी को चूना या बोलिए मक्खन लगाइए और अपना काम करवाइए। ठीक है, दूसरों से अपना काम निकलवा लेना, इसी हुनर को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरा को कुछ भी, उसको चूना लगा करके, उसको बहला फुसला करके, कुछ भी करके आप काम करवाइए। जब अपना काम करवा लेते हैं, गोल अचीव कर लेते हैं ना, उसी प्रोसेस को बोला था क्या, आपका मैनेजमेंट। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया थोड़ा सा ये जो हम आपको जो बताएं, चूना लगा के मक्खन लगा के काम करवाना, ये तो बच्चों आम बोलचाल भाषा में हो गया ना। इसको अब बढ़े से हम लोग सजा धजा करके एजुकेशन का दुनिया में, ठीक है, एकेडमिक लेवल पे कैसे बोलते हैं वो देखिए। वो लिखा था क्या है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू अचीव गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वही जो बोले कि भाई प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू अचीव गोल्स, भाई काम को करवाना था, क्यों, ताकि गोल अचीव हो सके। और कैसे करवाना, वो थोड़ा ऐड कर दिया गया है, वो क्या है, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। अब क्या होता है भाई इफेक्टिवली एफिशिएंटली, थोड़ी देर बाद में देखेंगे। ठीक है, जस्ट थोड़ा देर में आ जाएगा। फिर मैनेजमेंट कहाँ अप्लाई होता है भाई, मैनेजमेंट सब जगह अप्लाई होता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रुप में, आपका दोस्त लोगों के बीच में, कहीं भी सब जगह एक प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैनेजमेंट अप्लाई हो ही जाता है। ठीक है,
तो मेनली बुक का लैंग्वेज में कहा, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप में। मेन कंपोनेंट क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका, मेनली वही आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन हम लोग इफेक्टिवनेस का और इफिशिएंसी का। सिंपल एक लाइन में देखा जाए तो इफेक्टिवनेस बोले का मतलब है कंप्लीटिंग टास्क एंड अचीविंग गोल, जो भी काम मिला उसको पूरा करना। इफिशिएंसी का मतलब क्या है कि भाई जितना भी हो सके मैक्सिमम आउटपुट मिलता है मिनिमम कॉस्ट में, मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम कॉस्ट। सिंपल बोलचाल भाषा में एक लाइन में फैंसी भाई, लगा खर्चा कम करो और जितना मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके वो देखो। अब जैसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं दोनों को, इससे आपको थोड़ा क्लैरिटी नहीं मिलेगा। डेफिनेशन में क्या लिखा है, इफेक्टिवनेस रेफर्स टू अचीविंग द डिजायर्ड गोल और ऑब्जेक्टिव, इट इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स एंड फोकस ऑन आउटकम। जो भी प्लान किया गया है, ठीक है, जो भी प्लान किया गया भाई उसको पूरा करना मेन टारगेट होता है। जैसे मेनली इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट का जो प्लान होता है सो, ठीक है, यहाँ पर मेनली गवर्नमेंट का जो प्लान है भाई, टॉयलेट बनवाना है, टॉयलेट बनाने फोकस करो, हर घर में टॉयलेट होना चाहिए, ठीक है। फिर की पॉइंट क्या है, इट मेजर वेदर इंटेंट रिजल्ट आर अचीव, यानी देखिए जो टारगेट सेट किया गया वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेन टारगेट तो यही था, मेन चीज यही हम लोग का मेन गोल क्या भाई, कि हर घर घर में टॉयलेट बनना चाहिए, मेन चीज ये था। रिगार्डलेस ऑफ द रिसोर्सेज यूज्ड, यहाँ पर ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं कि भाई आपको कम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर करके, कम रिसोर्स यानी कि लेस रिसोर्स में आपको अब टारगेट अचीव करना, नहीं, ये प्रेशर नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट का था भाई, कि घर घर में टॉयलेट होना चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव था। तो देखिए अब इफेक्टिवनेस कैसे समझ लीजिए, एक अब कंपनी लेवल का उदाहरण सुनिए। कंपनी लेवल में कैसे उदाहरण दिया गया है, एक कंपनी सेट अ टारगेट टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट इन ईयर, ठीक है। इफ द मैनेजर अचीव दिस टारगेट दे आर इफेक्टिव, अगर अगर उसको साल भर में 5000 यूनिट अगर किसी को पूरा करने को बोला गया है, अगर उसको बना दे तो क्या वो आपका इफेक्टिव है। इट रिक्वायर्स डबल शिफ्टिंग और इंकरिंग हाई कॉस्ट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन क्या है भाई कि भाई टारगेट अचीव होना चाहिए कि भाई 5000 यूनिट अगर बनना चाहिए, मींस बनना चाहिए, चाहे डबल शिफ्टिंग चलाओ चाहे हायर कॉस्ट में बनाओ, लेकिन ये टारगेट अचीव करो। जनरली इस तरह का इंटेंशन मेन इफेक्टिवनेस का जो प्रिंसिपल है ना उसको गवर्नमेंट फॉलो करती है। जिसका आपको उदाहरण दिया हम, घर घर में भाई टॉयलेट होना ज्यादा जरूरी है। कॉस्ट गया तेल लेने, कॉस्ट मैटर नहीं करता, डबल शिफ्ट करो 3 शिफ्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो टारगेट है वो पूरा होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए इफिशियंसी पे। इफिशियंसी आता है फिर कंपनी लोग जब आता है मार्केट में तब, कि भाई गवर्नमेंट के पास चलिए अनाप शनाप पैसा है, लेकिन जो कंपनी सब है, ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट के पास अनाप शनाप पैसा नहीं होता पर फिर भी एक है ना अच्छा खासा पैसा, तो कंपनी लोग जब इंटर मारती है ना तब भी लोग इंट्रोड्यूस करती है क्या, इफिशियंसी के। भाई काम पूरा करना जरूरी तो है, बट साथ ही साथ रिसोर्स को भी लेके चलना जरूरी है, ठीक है। रिसोर्स को लेके चलना जरूरी है, यानी कि भाई पैसा बहुत मैटर करेगा। पैसा थोड़ी ना मतलब दुनिया भर का पेड़ में कोई फर रहा है जो धर के तोड़ लेंगे, जितना मर्जी आए उतना बचो, तो होता नहीं है। तो इफिशिएंसी क्या होता है, इफिशिएंसी रेफर्स टू अचीविंग डिजायर्ड रिजल्ट विद अ लेस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जितना कम रिसोर्स में हो सके। अब देखिए कम का मतलब ये नहीं कि आपका धरे कर दिए क्वालिटी खराब, तो फिर वो गया, वो नहीं करना है, ठीक है। देखिए की पॉइंट क्या है इसका, अब इसी में आगे देखिए टाइम लेबर ये सब हो गया। इट इज अबाउट इट इज अबाउट इट इज अबाउट डूइंग थिंग्स राइट एंड मिनिमाइजिंग वेस्ट, मतलब जितना कम वेस्ट हो सके सो करना है। एग्जांपल देखिए, इफ सेम कंपनी प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स, ठीक है, बट बट फीवर रिसोर्सेज लेबर एंड लेबर लोअर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और लेस टाइम, द मैनेजर इज इफिशिएंट। तो भाई मैनेजर को इफिशिएंट कब बोलेंगे, जब वो सही टाइम पे बनाने के साथ साथ मिनिमम कॉस्ट में भी बना के दे तो, मिनिमम कॉस्ट भी बना के दे तो। अगर इसको हम एक उदाहरण पे लाएं, अगर इसको हम एक और अच्छा आपको एग्जांपल दें इसी को लेकर के, तो समझ लीजिए एक मैनेजर है, ठीक है बच्चों, एक मैनेजर है, एक सेकेंड, तो छोड़िए ये हट नहीं रहा है। मान लीजिए एक मैनेजर है, ठीक है, इस मैनेजर को बोला गया कि भाई आप 5000 नंबर ऑफ एलईडी बल्ब बनाओ, कितना में, एक साल में। 5000 नंबर ऑफ एलईडी बल्ब बनाओ एक साल में, बट एक बल्ब का कॉस्ट 100 रुपए से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। कॉस्ट कितना चाहिए, 100 रुपया। क्यों मैटर करता है 100 रुपया कॉस्ट, क्योंकि भाई अगर आप मान लीजिए बल्ब बना दिए, ठीक है, बल्ब बना दिए और उसका कॉस्ट चला गया 150 रुपया, तो कोई खरीदेगा नहीं ना बच्चों, कोई क्यों खरीदेगा आपसे बल्ब। अरे जब मार्केट में 100 रुपए में मिल रहा है तो 150 में आपके पास क्यों खरीदेगा भाई। आप जो बनाए उसमें भी आप एक साल का गारंटी वारंटी दीजिएगा, सामने वाला भी आपको एक साल का दे रहा कस्टमर को, तो आपका कॉम्पिटिटर तो बाजी मार जाएगा ना।
कि भाई वो 100 में बेच रहा है और आप 150 में बेचिएगा और सेम फीचर के साथ, तो कैसे इसे चलेगा, कुछ तो यूनिक देना पड़ेगा ना। तो इस केस में क्या भाई, बल्ब 5,000 तो बनना ही चाहिए। साथ ही साथ ध्यान इस बात को भी रखना भाई कि कॉस्टिंग कितना का है, कॉस्टिंग 1000 से मतलब 100 तक में आना चाहिए हर हाल में। 100 से कम चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं, ज्यादा जाने पे फिर कस्टमर नहीं खरीदेगा, वो दूसरा कोई बल्ब खरीद लेगा जाकर के, क्योंकि मार्केट में बल्ब का रेट 100 रुपया है। ठीक, तो इस केस में मान लीजिए अगर मैनेजर 5,000 नंबर ऑफ यूनिट बल्ब बना दिया, 5,000 नंबर यूनिट बल्ब बना दिया, तो भाई वो इफेक्टिव तो है कि भाई जो टारगेट दिया गया था उसको तो पूरा किया, लेकिन बल्ब का वो कॉस्ट कर दिया 110 रुपया, तो भाई वो फिर इफिशियंट नहीं है। फिर वो क्या आपका इफिशियंट नहीं रहा। इफिशियंट कब कहलाएगा, अगर वो बल्ब का कॉस्ट को 100 रुपया में या उससे कम में ले आए, तो तब बोलेंगे भाई कि हाँ मैनेजर आपका इफेक्टिव भी है, टारगेट को पूरा भी किया और इफिशियंट भी है कि भाई 100 रुपए के अंदर में बना दिया। इसलिए तो दोनों में मेन डिफरेंस बच्चों यही है आपका इफेक्टिव और इफिशियंसी में। ठीक, तो आई होप आपको अभी अच्छा से क्लियर हो गया होगा। ये डिफरेंस बिटवीन है, आप दोबारा इस क्वेश्चन देख लीजिएगा और एग्जाम में आपको नोट्स लिखने की जरूरत पड़े तो लिख लीजिएगा, समझाने का जो लॉजिक बनता नहीं है सेम चीज है। अब आ जाइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, क्या एग्जाम में आपका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा रहे, चाहे आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट लिखा रहे, चाहे आपका फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट लिखा रहा है, ये चाहे कैरेक्टरिस्टिक लिखा रहा है, नेचर लिखा रहा है, चाहे मैनेजमेंट लिखा रहा है, आंसर सेम होगा, आंसर सब में सेम होगा। पहला क्या है, गोल ओरिएंटेड, ऑब्वियस है। मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट का जब बात कीजिएगा तो उसका जो पहला फीचर में से होगा वो क्या भाई, वो एक गोल होना चाहिए। कोई अगर डिफिनेशन क्या दिए थे मैनेजमेंट का, डिफिनेशन दिया था भाई कि दूसरा से अपना काम करवाना, तो जो काम करवा रहे थे वो एक पर्पस होगा ना, एक पर्पस होगा ना उस काम को करवाने का, कि बस कुछ भी करवा रहे हैं, नहीं कुछ भी तो नहीं करवाएंगे भाई, कोई एक पर्टिकुलर टारगेट होगा, कोई सेट होगा, कोई गोल होगा। तो पहला क्या होता है गोल ओरिएंटेड बोलने मतलब एक पर्टिकुलर गोल होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो यानी क्या बच्चों, मैनेजमेंट एग्जिस्ट टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स, समझ में, सच एज इंक्रीजिंग सेल्स या इंप्रूविंग क्वालिटी या एक्सपेंडिंग मार्केट, से कुछ भी हो सकता है, वो गोल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, ऑल परवेसिव। क्या मतलब ऑल परवेसिव, इसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर दे आर बिजनेस, हॉस्पिटल, स्कूल्स और गवर्नमेंट। भाई परवेसिव बोलने का मतलब होता है कि वो सब जगह एप्लीकेबल होता है, जहां जहां जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट हो, ये सब जगह एप्लीकेबल होता है। सबका बस अपना अपना अलग अलग टारगेट है, सबका जो अपना अपना ये जो गोल है, ये गोल ओरिएंटेड जो प्रोसेस है। बिजनेस का भाई अपना होगा, भाई हमको प्रॉफिट बनाना है। हॉस्पिटल का होता है भाई कि हमको ज्यादा ज्यादा पब्लिक को सेवा देना है, सर्विस देना है। ठीक है, स्कूल का होता है ज्यादा बच्चा एडमिशन ले तो ज्यादा फीस चार्ज करेंगे, पैसा कमाएंगे। गवर्नमेंट कहता है भाई जितना टैक्स मार सके पब्लिक से, जितना पैसा मिल जाए, जितना अलग अलग तरीके से टैक्स वसूल ले। ठीक है, फिर क्या होता है आपका मैनेजमेंट जो आपका प्रकार का वो मल्टी डायमेंशन होता है। मल्टी डायमेंशन किस किस सेंस में, तीन सेंस में, याद रखिएगा, तीन सेंस में। एक क्या है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, इसका मतलब क्या होगा, इंश्योरिंग टास्क आर कंप्लीटेड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट ऑफ वर्क बोलने का मतलब जो काम है वो भाई वो इफिशिएंटली पूरा हो जाए। ठीक है, इफिशिएंटली पूरा हो जाए। फिर क्या है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना और अच्छा एक रिलेशनशिप मेंटेन करना। ठीक है, मेनली क्या है ना, आज का दुनिया में क्या हो रहा है ना बच्चों की, रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत है। अरे हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप बात हम नहीं किए हैं। मैनेजमेंट ऑफ पीपल यानी कि जो स्टाफ है जिसके आप काम कर रहे हैं वहां पर अच्छा से एक रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलना। ठीक है, देखिए एक समय था कि अब पब्लिक आदमी लोग ना टॉक्सिक कल्चर को भी टॉलरेट बर्दाश्त कर लेता था। एक समय में हम लोग जो पिछला जनरेशन रहा है ना, वो इस टॉक्सिक कल्चर को बर्दाश्त करता था क्योंकि उसमें खाने पीने तक को दिक्कत था, तो नौकरी बहुत बड़ी चीज होता था। तो भाई फैमिली का प्रेशर जो होता था ना, वो जॉब छोड़ने के लिए मना करता था। तो आदमी लोग खुद को तबाह करके अपना फैमिली का पेट पालता था, तो टॉक्सिक कल्चर को बर्दाश्त करता था। ठीक है, ये टॉक्सिक कल्चर बहुत खराब चीज है, अभी आप लोग नहीं समझिएगा। अभी का जो जनरेशन है ना, अभी का जनरेशन इस टॉक्सिक कल्चर को लात मार रही है। अगर आप लोग न्यूज देखते होंगे, आई होप आप हम करते हैं, आप देखते होंगे अच्छा सा कोई न्यूज, तो लोग टॉक्सिक कल्चर को लात मार देता है, लोग बर्दाश्त नहीं करता आज का डेट में इंसल्ट, जो हम लोग पिछले जनरेशन सब लोग बर्दाश्त किया है। ठीक है, तो एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, अब तो गवर्नमेंट का बहुत सारा रूल रेगुलेशन भी आ गया है। फिर क्या है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ओवरसीइंग प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इंश्योरिंग क्वालिटी, ये सब भी जरूरी है, क्वालिटी मेंटेन करना। ठीक है, ये सब भी जरूरी है। तो एग्जांपल भी क्या देखिए, ए मैनेजर इन अ फैक्ट्री इंश्योर प्रोडक्शन टारगेट आर मेट, यानी कि वर्क हो गया, जो काम है उसको पूरा करना। एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड, भाई जो काम कर रहा है वो लोग खुश रहे, अच्छा से मोटिवेट हो, लोग काम करने में मन लग रहा हो। ठीक है, ये नहीं कि जबरदस्ती आ रहा है या मन नहीं कर रहा, पता नहीं आज छोड़ के चला जाए, कल छोड़ के चला जाए। एंड ऑल रिसोर्स आर यूज इफिशियंटली, जितना भी रिसोर्सेज है भाई अच्छा से इस्तेमाल किया गया है विथ मिनिमम वेस्टेज, किसी प्रकार का वेस्टेज
नहीं किया गया है। ये था कंटिन्यूअस प्रोसेस। सिंपल मतलब है कंटिन्यूअस प्रोसेस। भाई मान लीजिए एक, मान लीजिए कोल इंडिया लिमिटेड है, वो टारगेट रखी कि भाई हम लोग 1000 टन का कोयला का प्रोडक्शन करेंगे। अगर ये टारगेट अचीव कर लेते हैं तो क्या नेक्स्ट साल क्या कंपनी को ताला मार देंगे, बंद करो अब जरूरत नहीं है, बहुत कोयला निकालनी है? ऐसे तो होगा नहीं बच्चों। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या है कि भाई एक बार टारगेट पूरा हो गया, अगर टाइम पे पूरा हो जाता है और अच्छा से पूरा होता है, क्या अगला साल नया टारगेट सेट करेंगे। तो कोशिश करेंगे क्या कि भाई टारगेट बढ़ा दो, 100 टन कम से कम बढ़ा दो, 50 टन बढ़ा दो, ठीक है, इस टाइप का। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलने का मतलब है कि वो कंटिन्यू होते रहेगा। क्लियर? ग्रुप एक्टिविटी नो डाउट बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है, मतलब एग्जाम पर्पज के लिए, ये अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी में क्या है भाई कि सब कोई मिलजुल के काम करेंगे, तो टीम वर्क बहुत मैटर करता है। मैनेजमेंट इन्वॉल्व टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें क्या है, एक होगा, मान लीजिए आप हैं, ठीक है, ये आप है कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका सीनियर होगा कि नहीं, आपका जूनियर होगा कि नहीं, ठीक है, साथ ही साथ आपका आप ही के साथ काम करने वाला एक और वर्कर होगा सेम पावर में, आपका कलीग जिसको बोलेंगे। तो सबके साथ क्या भाई हम लोग मिलजुल के काम करेंगे, तो टीम वर्क कोऑर्डिनेशन मैटर करता है। क्लियर? डायनामिक फंक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम के लिए भी समझ लीजिए और आपका आपका रियल लाइफ में भी। ठीक है, डायनामिक फंक्शन बोलने का मतलब क्या होता है बच्चों की, चेंज एज पर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, चेंज एज पर इन्वायरमेंट। अगर वो नहीं कीजिएगा तो आपका वजूद मिटा दिया जाएगा, या इन्वायरमेंट खुद मिटा देगी, तब कोई भी हो। ठीक है, कृष्ण भगवान बोले हैं ना भगवत गीता में कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो ये एकदम वही है कि भाई समय के हिसाब से सबको बदलना ही पड़ता है। ये इंसानी शरीर एक जैसा नहीं रहता है। आप लोग पहले बेबी थे, फिर थोड़ा बड़े हुए, फिर एडल्ट हुए, फिर बुढ़ापा आ जाएगा। जब ये एक समान नहीं रहता है तो इन्वायरमेंट एक समान कैसे रहेगा? तो इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलना पड़ता है। अब इसको कंपनी का पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो भाई अगर कंपनी का दुनिया में कोई चेंजेस आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को उसमें जल्दी से ढालिए। नहीं ढालिएगा तो क्या हाल होगा? हाल होगा वो नोकिया कंपनी की तरह। नोकिया कंपनी क्या था, जब उस समय एंड्रॉयड आया तो नोकिया कंपनी खुद को चेंज ही नहीं किया एंड्रॉयड में। आज नोकिया आपको दिखाई देता है, एक समय में मार्केट में राज करता था, आज का डेट में आपको दिखेगा ही नहीं। अभी का डेट में बेस्ट एग्जांपल क्या डायनेमिक इन्वायरमेंट का है? एआई। एआई बहुत चर्चा में है। अब इसको लाख बुराई हो चाहे कुछ भी हो, जो भी हो, अच्छाई बुराई जो भी हो, तो डिबेट करिए, वो साइड फेंकिए। यहाँ पर बहुत बिजनेसमैन लोग समझ रहे हैं भाई कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर जो क्या है भाई एआई का दुनिया है, तो भाई एआई पे फोकस करो। कुछ लोग को लगता है नहीं ये तो फालतू है, ये काम का नहीं होगा, या किसी किसी को क्या लगता है, किसी किसी को लगता है भाई ये तो हाँ ठीक है आया ना, जब धीरे धीरे आ जाएगा तो डेवलप करेगा। याद रखिएगा मैनेजमेंट का दुनिया में एक वर्ड होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये थोड़ा बहुत हायर लेवल में पढ़िएगा, ये हम आपको अभी बता दे रहे हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसका मतलब क्या होता है? मार्केट में जो पहली बार एंट्री मारता है ना एकदम यूनिक आइडिया लेकर के, उसको हमेशा एडवांटेज मिलता है बच्चों। भले बाद में कॉम्पिटिटर आएगा वो अलग बात है, लेकिन जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है ना उसको हमेशा मार्केट में मिलता है। तो भाई अगर एआई अभी मार्केट में आया है तो कूद जाइए। एक बड़ा बड़ा कंपनी को क्या है भाई चेंजेस को एक्सेप्ट करना जरूरी है। उस पर शिकायत जो भी रोना धोना है वो बात का चीज है, लेकिन अगर ये मार्केट में आ गया है तो समझिए इसको एक्सेप्ट कीजिए। समझना है? intangible force management cannot be seen but it present is felt through the organization success employee satisfaction and order line। जैसे एग्जांपल में देखिए the success of companies achieving its target reflect goods management। ठीक है, मैनेजमेंट दिखता तो नहीं है बच्चों, नो डाउट आपका सीनियर रहता है, आपका सीनियर रहता है, वो दिखता थोड़ी ना है, बस वो अनसीन प्रेजेंस होता है भाई कि हमको रिपोर्ट करना है, हमको ऊपर को रिपोर्ट करना है, तो भाई काम अच्छा देंगे तो ना हर चीज मैटर करेगा। ठीक है, आपका सैलरी आपका बोनस आपका इंक्रीमेंट सब मैटर करेगा भाई, चाहिए ना कि काम अच्छा से दें। ठीक है, तो उस समय ये जरूरी होता है। तो ये इंटेंजिबल फोर्स की तरह काम करता है। बुक क्या है ना, बुक बहुत सजा धजा के लिखता है भाई कि सक्सेस एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन ऑर्डर। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन तो बाद में भाई, वो पहले आपका बेसिक पे हमला करेगा, आपका सैलरी पे, आपका बोनस पे, आपका आपका इंक्रीमेंट पे, उस पर हमला करेगा। ठीक है, तो ये तो भाई बुक को थोड़ा सा प्यार से लिखना रहता है ना, तो थोड़ा प्यारा प्यारा वर्ड का इस्तेमाल करता है। रियल लाइफ आपका बॉस प्यारा प्यारा वर्ड का इस्तेमाल थोड़ी ना करेगा, वो तो खून पीने बैठा रहेगा और क्या। ऑब्जेक्टिव क्या आपका मैनेजमेंट का? ऑब्जेक्टिव तीन प्रकार का ऑब्जेक्टिव है बच्चों। एक याद रखिएगा, एक है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा क्या आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यानी कंपनी का पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? एक उसका सर्वाइवल कंपनी का, दूसरा उसका प्रॉफिट और तीसरा ग्रोथ। ठीक है, बिजनेस का मतलब अगर आप सिंपल भाषा में समझिए ना, बिजनेस इज ऑल अबाउट ग्रोथ। भाई बिजनेस वो होता है जो ग्रो कर रहा हो।
ग्रो करना हर साल बहुत जरूरी होता है। अगर आप लाख एक 1,000 करोड़ का टर्नओवर कर लिए, उसके बाद आपका बिजनेस अगर आपका ऊपर नहीं जा रहा है ना, इट मीन्स आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि भाई वो बिजनेस में बहुत दिक्कत आ सकता है बाद में। ठीक है, तो ग्रो करना बहुत जरूरी होता है बिजनेस का दुनिया में। ठीक है, तो 3 चीजें देखाएगा आपका, एक सर्वाइवल, एक प्रॉफिट और आपका ग्रोथ। ठीक, ऑब्जेक्टिव आपका मिलने 3 प्रकार का है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो वो बता दिए। सोशल ऑब्जेक्टिव बोलेंगे मतलब क्या भाई, कि अगर आप ये मान लीजिए ये पब्लिक सब है, ठीक है, बहुत सारा पब्लिक लोग है और यहाँ पर है वो फर्म चाहे फिर बोलिए कंपनी। अब जो भी रिसोर्सेस है बच्चों, ये इसी पब्लिक से या इसी हाउस होल्ड से हम लोग ऐसे लेकर लेते हैं ना, तो कंपनी का भी तो फर्ज बनता है भाई कि कुछ वापस भी किया जाए। देखिए नो डाउट सैलरी तो दे ही रहे हैं हम लोग, कानून तो दे ही रहे हैं, पर साथ ही साथ इन्वायरमेंट को जो आप इनडायरेक्टली डैमेज पहुंचा रहे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट को जो आप डैमेज पहुंचा रहे हैं, इन्वायरमेंट को जो डैमेज पहुंचा रहे हैं उसका भी तो कुछ कीजिए। तो यहीं पर गवर्नमेंट इंटरफेयर मारती है, वरना पब्लिक तो मतलब वरना कंपनी तो अपने तो एक फुटी कौड़ी खर्च ना करे। अब गवर्नमेंट इंटरफेयर मारती है और बोलते हैं भाई कि अब आपको सीएसआर फॉलो करना पड़ेगा। सीएसआर क्या है? सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आगे आपका आएगा, ये क्लास 11 में पढ़ के होंगे। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना पड़ेगा भाई कि जो आप इन्वायरमेंट को जो गंदा कर रहे हैं ना, उसके प्रति कुछ योगदान पब्लिक को दिखाइए। ठीक है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव बोले गई मतलब भाई कि सोशल वेलफेयर होना चाहिए। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में बस ध्यान रखिए क्या, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर कंपनी इसको कैसे फुलफिल करती है, अपना सीएसआर के थ्रू। ठीक है, अब वो तो डिटेल में सीएसआर को नहीं बताएंगे कि भाई 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट वो सब करने, मतलब 1,000 करोड़ का टर्नओवर वाला वो सब लॉजिक रहने दीजिए। बता लीजिए कि बड़ा बड़ा कंपनी को, जिसका बहुत ज्यादा पैसा जो लोग कमाता है ना, उन लोग को सीएसआर पे करना पड़ता है, यानी कि अपना प्रॉफिट का 2% निकाल करके ना पब्लिक का वेलफेयर पे लगाना पड़ता है। पब्लिक का वेलफेयर, सर पब्लिक का वेलफेयर कैसे होता है? मान लीजिए जैसे टाटा कंपनी है, वहां पर किसी का कोल का माइंस है, अब वहां पर क्या की कोयला का इस्तेमाल कर रही है, इन्वायरमेंट को पूरा नुकसान पहुंचा रही है। तो क्या होगा, टाटा कंपनी क्या करती है, जहां वहां आसपास जो गांव होगा ना, वो लोग के लिए सड़क बना देगी। ठीक है, फिर पानी का व्यवस्था कर देगी। ठीक है, बैठने का कुछ व्यवस्था कर देती है, तो ये सब कर देती है। अब आपको लगा ये तो गवर्नमेंट का काम है। हाँ गवर्नमेंट का काम है, लेकिन जो इसको टाटा कंपनी भी कर देती है। तो ये क्या है आपका सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो इंप्लॉय काम कर रहा है भाई, उसका भी कुछ ग्रोथ व्रोथ होना चाहिए बच्चों। ठीक है, उसको ऐसा ना लगे भाई मेरा ग्रोथ रुक गया, हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, उसको अच्छा से भाई फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे देंगे कि भाई आपका चीज़ों सिक्योर है, बुढ़ापे में भी आपको पैसा मिलते रहेगा। ठीक है, उसको अच्छा सा रिकॉग्निशन देंगे कि आप अच्छा मेहनत किए, रहिए, आपका एम्प्लॉय ऑफ द अवार्ड आपको दिया जा रहा है। पर्सनल ग्रोथ होना भी जरूरी है। ठीक है भाई, उसको ट्रेनिंग दीजिए ताकि वो अच्छा से किसी काम में एक्सपर्ट बन सके। उसको स्पीकिंग कोर्स कराइए, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। ठीक, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो अपना अपना इंपॉर्टेंस बहुत सारा है। देखिए, एक गोल्स जो है टाइम पे अचीव कर लेना, पहला चीज तो एकदम लंबा चौड़ा याद करने जो बच्चों, इसको पॉइंट को याद रखिए। देखिए एनसी एनसीईआरटी, इसका पॉइंट्स को एकदम बांट, एकदम डाई हार्ट रट लीजिए, एकदम मतलब रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, केवल पॉइंट्स को, केवल पॉइंट्स को। एक्सप्लेनेशन आप खुद से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में लिखने का बेस्ट तरीका यही है, पॉइंट होना चाहिए एनसीईआरटी का। ठीक है, और पॉइंट होना चाहिए एनसीईआरटी का, और एक्सप्लेनेशन आप खुद से दे सकते हैं, चाहे आपका बोर्ड सीबीएसई का हो, चाहे झारखंड बोर्ड को, मतलब कोई भी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड, स्टेट बोर्ड, कोई भी एक बोर्ड हो। ठीक है, मेन क्या है आपका एनसीईआरटी का पॉइंट्स होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, सीबीएसई जब कॉपी चेक करवाती है ना, तो लोगों के पास क्या होता है, एक प्रकार का होता है आंसर शीट। आंसर शीट, ठीक है, आंसर शीट में आंसर लिखा हुआ, और वो आंसर कहाँ का लिखा रहता है, वो लिखा रहता है एनसीईआरटी, वहां का। तो वो मेनली पॉइंट्स देखेगा, एक्सप्लेनेशन कोई देखने वाला नहीं है। बहुत ही रेयर चांस होता है कि कोई टीचर आपका एक्सप्लेनेशन देख ले, वो पॉइंट्स देखेगा और आपको टिक मार देगा, सही कर देगा, मतलब आपको मार्क्स फुल दमाएगा। पॉइंट्स भी क्यों नहीं पढ़ता है, देखिए पॉइंट्स अपने से बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, इसलिए। ठीक है, और एक और भी फैक्टर है ना, कॉपी चेक करने पे पैसा भी तो मिलता है, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ कॉपी चेक करेंगे, हालांकि सीबीएसई लिमिट लगा दी है अब कि आप एक दिन में इतना ही कॉपी चेक कर सकते हैं। तो बातों को समझिए, कोई भी एक टीचर 5 मिनट से ऊपर ज्यादा किसी कॉपी को देना पसंद नहीं करेगा। तो वो पॉइंट्स देखा, बस बात खत्म। ठीक है, इंक्रीज इफिशियंसी, नो डाउट इफिशियंसी इंक्रीज होगा, काम प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, काम अच्छा से होगा, काम में खर्चा कम आएगा, ये सब। फिर क्या है, क्रिएटिव एंड डायनामिक, और डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियस बात है भाई, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा रहा, मान लीजिए ये मैनेजर है, ठीक है, इसका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है अपना जूनियर सबसे, अपना स्टाफ सबसे।
अब मैनेजमेंट को बहुत भयंकर चेंजेस लाना है, क्या करना है, पूरा कंपनी में चेंज लाना है। एक सिंपल सा चेंज देते हैं ना, पहले अटेंडेंस बनता था मान लीजिए रजिस्टर पे, ठीक है, किसने बनता था, रजिस्टर पे। अब उसको भाई इसको बायोमेट्रिक कराना है। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत सिंपल सा चीज है, ये मैनेजर है कर देगा सर, क्या बड़ी बात है, करके दिखा दीजिएगा। रियल लाइफ में पूछेगा अगर आपके पिताजी या पहले रजिस्टर में अगर वो करते हो, अब वो बायोमेट्रिक्स होगा, कितना टेंशन होता है। खासकर अगर वो प्राइवेट कंपनी हो तो, गवर्नमेंट कंपनी में बहुत टेंशन होता है, प्राइवेट कंपनी में बहुत टेंशन होता है, ऐसा नहीं है, दोनों में इक्वल है। इतना आसान नहीं है सिंपल ये छोटा सा चेंज करना, ये छोटा सा, ये सिंपली रजिस्टर से बायोमेट्रिक्स में जाना है, ये बहुत दिक्कत है। इसमें ना इसी में बवाल उठेगा, इसी में स्ट्राइक मार देगा वो लोग। और अगर सोचे अगर बड़ा चेंजेस करना पड़ गया, अगर आपको यहाँ पर टेक्नोलॉजी पे चेंज करना पड़ गया ना, तो इम्प्लॉय लोग को क्या भड़का दिया जाएगा, इम्प्लॉय लोग को भड़का दिया जाता है भाई कि तुम्हारा जॉब खा जाएगा, ये लोग बड़ा बड़ा कंपनी को आने नहीं देगा, बड़ा बड़ा मशीन को रोक देगा, ये बोल रहे कि जॉब खा जाएगा। उसके बाद तो हो गया चेंज। लेकिन लेकिन सोच के देखिए, अगर इन लोग का रिलेशनशिप अच्छा रहा, अगर एक मैनेजर का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है अपना स्टाफ सबसे, उसको स्टाफ लोग को भाई पूरा भरोसा कि हम लोग का मैनेजर अच्छा है, इंसान अच्छा है, अच्छा अच्छा बिहेवियर है, तो अगर वो चेंज भी लाना चाहेगा ना, तो ये लोग उसको उसको ये मैनेजर लोग को अपना कन्विंस में ले लेगा, ठीक है, अपने कन्विंस में ले लेगा कि मेरे पे भरोसा रखिए, जो भी चेंज आएगा आप लोग का भी भलाई होगा और आप लोग का जॉब भी नहीं जाएगा। तो इस टाइप से वो अपना अंडर में ले लेगा, ठीक है, मतलब भरोसा वो लोग को जीत लेगा। और वो बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, रियल लाइफ में ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, अचीविंग पर्सनल गोल। भाई मैनेजमेंट जो है एक प्रकार का एम्प्लॉय लोग का अपना पर्सनल गोल जो भी है उसको अचीव करने में हेल्प करती है, ठीक है। मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट सोशल डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्रिएटिंग जॉब्स एंड अडेप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। और एग्जाम्पल में ITC ईच ऑफ ऑल इनिशिएटिव एम्पावर रूरल फार्मर बाय प्रोवाइडिंग देम विथ मार्केट इन्फॉर्मेशन। ये मतलब ये एग्जाम्पल हम लिख दिए थे कि भाई एक कंपनी है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी हो जाए, ठीक है, तो खुद का डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अब आ जाइए जहां पर आप लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों, मैनेजमेंट एज ए आर्ट, साइंस, प्रोफेशन, ये सब लिखा हुआ है, वो देखते हैं। यहां से मैनेजमेंट, एक सेकंड ना मिटा देते हैं, ये रहा मैनेजमेंट एज ए आर्ट। अब यहां से स्टार्ट होता है क्या आपका, मैनेजमेंट एज ए आर्ट, फिर साइंस, फिर प्रोफेशन। ये समझते हैं भाई मैनेजमेंट है क्या, क्या वो आर्ट है, क्या वो साइंस है, कि वो प्रोफेशन है, ठीक। मैनेजमेंट ऑफ आर्ट बोलने का क्या मतलब हुआ, मैनेजमेंट ऑफ आर्ट बोलने का मतलब हुआ कि भाई आर्ट रेफर्स टू, आर्ट में रहने का मतलब क्या हो गया कि उसके पास स्किलफुल हो चाहिए, क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। भाई उसके पास स्किल हो, क्रिएटिव हो, मतलब ठीक है, उसके पास अपना हुनर हो, कला हो, ये सब, ठीक है। जिसमें आपका क्या आता है, आपका मेनली पर्सनलाइजेशन, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी, ये सब आता है आर्ट्स में। कि भाई उसका ये क्या ना, मतलब वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज होने लगेगा, आगे वो सब डिटेल में आएगा। तो आर्ट्स बोलने का मतलब क्या भाई, किसी के पास स्किल है, क्रिएटिव है, और अच्छा से मतलब वो कुछ नया बना सकता है, इनोवेटिव कर सकता है, ये सब हो गया। तो मैनेजमेंट आर्ट बोलने का मतलब हो गया, ये आर्ट बोलने का मतलब हो गया, ठीक है। अब मैनेजमेंट आर्ट बोलने का मतलब क्या भाई, थ्योरेटिकल नॉलेज, उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज हो। मैनेजमेंट हैज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इससे क्या बेसिक आइडिया हो, अगर वो कंपनी का दुनिया में है, अगर वो अगर कंपनी के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, कंपनी के अंदर काम कर, उसको बेसिक आइडिया तो होना चाहिए, वेल डिफाइंड नॉलेज होना चाहिए, जैसे खासकर थ्योरेटिकल नॉलेज कि भाई क्या होता है प्लानिंग, क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग, क्या होता है स्टाफिंग, ये होना चाहिए। फिर क्या, पर्सनल एप्लीकेशन। अब जो भी मैनेजर है उसका भाई अपना हुनर होना चाहिए कि मैनेजर अप्लाई दिस प्रिंसिपल डिफरेंटली बेस्ड ऑन सिचुएशन, देयर क्रिएटिविटी एंड एक्सपीरियंस। देखिए, क्रिएटिव होने का या पर्सनल एप्लीकेशन का सबसे अच्छा मतलब है भाई कि जो मैनेज ये जो आर्ट वाला पार्ट होता है ना, मैनेजमेंट में जो आर्ट वाला पार्ट होता है, ये एक समान होता ही नहीं है, ये किसी एक पर्सन के लिए एक समान होता नहीं। जैसे कि क्या, इसका हम आपको उदाहरण देते हैं स्कूल लेवल पे। अब देखिए एक ही टीचर होता है, एक ही टीचर सब बच्चों को पढ़ाते रहता है, एक ही टीचर आपका सभी बच्चों को पढ़ाते रहता है, क्या सब बच्चा टॉप कर जाता है क्या, सब बच्चा टॉप कर जाएगा, नहीं नहीं करेगा भाई। ठीक है, ये हार्डकोर रियलिटी है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कुछ बच्चा टॉप करता है, कुछ बच्चा एवरेज होता है, कुछ बच्चा थोड़ा लो मार्क्स लाता है, कुछ बच्चा फेल भी हो जाता है। पढ़ाने वाला एक ही है, सेम हुनर पे है, लेकिन अपना अपना काबिलियत, हुनर और दिमाग के हिसाब से आदमी लोग कोई टॉप करेगा, कोई एवरेज, कोई मतलब लो, कोई फेल कर जाएगा, इस टाइप से। तो सेम बच्चों कंपनी में भी होता है, कंपनी में भी सेम होगा, कंपनी में भी एकदम सेम चीज होगा। क्या कि मान लीजिए, देखिए बहुत कुछ मैटर करता है। अमेरिका में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आया, ठीक है,
उसको कोई खास तरह का मतलब समझ लिए एक दिमाग लगाया गया और उससे उसको सॉल्व कर दिया गया। अब सेम प्रॉब्लम इंडिया में आ गया, तो वही मैनेजर को भेज दिया, भाई इंडिया के आप सेम प्रॉब्लम को फेस किए थे अमेरिका में, आके इंडिया में सॉल्व कर दिए, यहाँ आके वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। क्यों? अरे भाई अमेरिका का अपना कल्चर है, अपना कुछ, अपना लोगों का डिमांड है, अपना कुछ एक्सपेक्टेशन है, अपना लोगों का बिहेवियर है, अलग अलग चीज है। इंडिया का सेम थोड़ी ना, इंडिया का सोशल इकोनॉमिक कल्चर बिल्कुल अलग है। अब सेम प्रिंसिपल को अगर अप्लाई करने की कोशिश की जाएगा तो इंडिया में फेल कर जाए, सेम को अप्लाई करने की कोशिश की तो। पर अगर वो मैनेजर, अगर ये जो मैनेजर जो आया है, ये जो मैनेजर जो आया है समझ लीजिए अमेरिका से इंडिया, इस प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने, अगर वो आर्ट का पर्सन होगा, यानी वो क्रिएटिव होगा, यानी पर्सनल एप्लीकेशन होगा, तो अपना दिमाग लगा कर तुरंत समझ आएगा भाई कि ये लॉजिक इंडिया में तो नहीं चलेगा बाला। तो वो अमेरिका में ठीक था, इंडिया में तो नहीं चलेगा, क्योंकि भाई इंडिया का अपना सोशल इकोनॉमिक कल्चर है ना। तो क्या करेगा वो, इंडिया के हिसाब से फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ये होता है आपका, बच्चों समझिए आर्ट बोलने का मतलब। क्लियर? प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी जैसे बताएं कि भाई अलग अलग प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी जरूरत पड़ता है, इमेजिनेशन प्रैक्टिस का, इनोवेशन का, इमेजिनेशन का, इन सबको जरूरत पड़ता है, तब जाके आप आर्ट में आइएगा। तो मैनेजमेंट आर्ट क्यों है? मैनेजमेंट आर्ट इसलिए भाई कि मैनेजर यूज थ्योरेटिकल नॉलेज क्रिएटिविटी टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, कि मैनेजर जो है अपना अपना जो नॉलेज है उसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है। सक्सेस डिपेंड अपॉन हाउ स्किलफुल और इनोवेटिव पर्सन है, जो सक्सेस होगा क्रिएटिव मैनेजर उदाहरण दिए। अब उस पर निर्भर करता है उसका अपना पर्सनल दिमाग पे, कितना उसके पास दिमाग है कि नहीं, उसका सेंस ऑफ प्रेजेंट कितना है। ठीक है। ईच मैनेजर डेवलप यूनिक स्टाइल बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिविटी से बताया, हर मैनेजर का अपना अपना है, किसी का सेम नहीं, अपना का स्टूडेंट का भी अपना अपना बताएं आपको, वो एग्जाम्पल तो रहने ही दीजिए। अब मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज साइंस बोलने का मतलब है, ठीक है, साइंस में बोलने का मतलब है कि एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब सिस्टमैटिक होना चाहिए, मतलब वो बार बार रिपीट करे, सिस्टमैटिक, दैट एक्सप्लेन जनरल ट्रूथ और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ, ये मतलब हुआ क्या साइंस का, कि भाई वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, वहां पर आप कैसे कुछ थ्योरी नहीं बना सकते। सिस्टमैटिक बोलने का मतलब है अगर वो है तो बार बार होना चाहिए, अगर वो बार बार फिर रिपीट होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई, जैसे ग्रेविटी है, मान लीजिए वो ग्रेविटी हम लोग का साइंस में आता है। अब अमेरिका में अगर अगर एप्पल जो है, जो भी है, एप्पल अगर नीचे गिरता है तो क्या बोला जाएगा, ग्रेविटी। इंडिया में भी तो यही चीज होगा ना, अगर उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कीजिएगा तो सेम। तो ये क्या है ना, सिस्टमैटिक बॉडी बोलने का मतलब होता है बच्चों कि वो जो प्रिंसिपल है साइंस का, वो जो प्रिंसिपल है, जो एक्सपेरिमेंट है, उसको कितनों बार रिपीट कीजिए आंसर सेम आना चाहिए। साइंस का अगर बचपन में आप एक्सपेरिमेंट किए होंगे, अब वो कितनों बार उसको रिपीट में आ रही है, वो सेम ही आना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यही लिखा हुआ क्या साइंस का मतलब है। अब मैनेजमेंट एज साइंस वो समझ लीजिए, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, अगर मैनेजमेंट को साइंस होना पड़ेगा तो क्या चाहिए भाई, मैनेजमेंट हैज इट्स ओन थ्योरीज, प्रिंसिपल एंड वोकैबुलरी, ये सब है। ठीक है। इट ड्रॉ फ्रॉम डिसिप्लिन्स लाइक इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। मैनेजर यूज कॉमन वोकैबुलरी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, यानी कि जो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये आपके पास एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है ना, ये आपका मेनली एक समझ लीजिए, जैसे कि ये जो दिया हुआ है थ्योरी, प्रिंसिपल, वोकैबुलरी, ये सब कुछ उसको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। अगर साइंस में आना है तो फिर क्या, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, जैसे आपको बताए थे कि साइंस में होने के लिए क्या भाई, वो एक्सपेरिमेंट होना चाहिए और वो बार बार आंसर सेम भी होना चाहिए। ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव इवॉल्व थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जैसे आपको बताएं बच्चों। फिर क्या, ये लिमिटेड यूनिवर्सल वैलिडिटी, भाई वो यूनिवर्सल वैलिडिटी होना चाहिए, ये वर्ड को काट दीजिए, केवल लिखिए क्या, यूनिवर्सल वैलिडिटी, देखो सब जगह काम करना चाहिए। जैसे आपको बताएं कि जो प्रिंसिपल है, लॉ है उस साइंस में, वो सब जगह, कंट्री टू कंट्री, टू प्लेस टू प्लेस, वो हर जगह काम करेगा, वो सब वो चेंज कभी नहीं होने वाला। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन है, अब केमिकल रिएक्शन को याद नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए H2+O है तो क्या बनता है, H2O। अब इसको कहीं भी आप ट्राई कीजिए, कहीं भी एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ये सेम रिजल्ट देगा, वो कुछ नया नहीं दे देगा। ठीक है। इसके आगे हमको कोई दूसरा केमिस्ट्री का फॉर्मूला याद नहीं आया, तो यही ठीक है। ठीक है। H2O यानी कि वाटर का जो है सो। ठीक। अब कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन में लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट जो है आपका साइंस भी है और आर्ट भी है। ठीक है। फुल्ली नहीं होता पर फिर भी है, जब बुक में लिखना तो है। कैसे है, द साइंस प्रोवाइड टूल्स, प्रिंसिपल्स एंड लॉजिक, वाइल द आर्ट्स प्रोवाइड स्किल, क्रिएटिविटी, यानी कि ये सब जो पॉइंट्स है जो मैनेजमेंट में आना चाहिए वो आ रहा है। ठीक है। टू यूज द टूल्स इफेक्टिवली, इन द वर्ड्स ऑफ एक्सपेंट, मैनेजमेंट इज द ओल्डेस्ट ऑफ आर्ट्स एंड यंगेस्ट ऑफ साइंस।
आर्ट्स वो शुरू से था भाई। मैनेजमेंट मैनेजर का मतलब क्या, वो शुरू से रहा, वो उसमें कोई नया चीज नहीं आ गया है। वो हमेशा शुरू से है कि भाई जो क्रिएटिविटी है, जो आपका स्किल है, जो इनोवेशन है, वो तो शुरू से मैनेजमेंट रहा ही रहा है। साइंस थोड़ा एकदम यंग टाइप से अभी नया एंट्री मारा है। ठीक है, बात कीजिएगा प्रोफेशन का, तो प्रोफेशन थोड़ा अलग हो जाता है। अलग क्यों? प्रोफेशन में आने के लिए भाई, ए प्रोफेशन एन ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज, फॉर्मल एजुकेशन एंड एडरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स, जैसे कि डॉक्टर, फॉर्मल डिग्री, सीए, सीएस, ये सब। ये सब क्या, ये सब बच्चों, ये सब है आपका एक, आपका समझ लीजिए प्रोफेशन में आने के लिए भाई आपको किसी एक खास बॉडी से आपको डिग्री मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो डिग्री दर्शाएगा कि भाई आप उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हैं। अगर आपके पास जो डॉक्टर का डिग्री है वो दिखाता है भाई कि आप मेडिसिन में उसमें बेस्ट हैं, एक्सपर्ट है उस फील्ड में। सीए आपका ऑडिट में, टैक्स में, इन सब में एक्सपर्ट है। सीएस आपका लॉ में एक्सपर्ट है। तो ये जो प्रोफेशन होता है ना, ये समझ लीजिए आपका एक प्रकार का किसी खास बॉडी से, एक सिस्टमेटिक बॉडी, एक बॉडी है, उससे आपको वहां से डिग्री मिलना चाहिए। और वो डिग्री रिप्रेजेंट करता है कि भाई आप उस पर्टिकुलर काम में क्या है, उस पर्टिकुलर काम में आप बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो इसमें आता है आपका प्रोफेशन। प्रोफेशन बोलने का मतलब ये सब होना चाहिए। तो फीचर ऑफ प्रोफेशन देखिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, नॉलेज तो सब जगह आता है, नॉलेज तो किसी भी फील्ड का होना ही चाहिए, उस टाइप का है। मैनेजमेंट हैज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मैनी इंस्टीट्यूशन ऑफर डिग्री एंड डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ठीक है, ये केवल मैनेजमेंट में है, केवल है। ठीक है, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बोलने का मतलब क्या है कि भाई आप जब डॉक्टर बनिएगा, चाहे आप सीए बनिएगा, चाहे आप सीएस बनिएगा, सबका देखिएगा आपका इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि सीओसी कोड ऑफ कंडक्ट सब जगह आपको मिलेगा, वो होता ही है। ठीक है, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट सब जगह होता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे कि देखिए ये बॉडीज लाइक आईएम यानी कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। फिर आपका आईसीएआई, ये सीए लोग का है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये आप पढ़े होंगे क्लास 11 में, आईसीएआई का नाम सुने होंगे। ठीक है, मेडिकल वाला सबका आईसीएमआर होता है, और भी बहुत सारा। ठीक है, ये सब क्या है, वो स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो आपको डिग्री देने का काम करती है। ठीक, सर्विस ओरिएंटेशन, मैनेजर एम एट सर्व द ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी बाय अचीविंग गोल्स इफिशिएंटली। ये कुछ खास पॉइंट नहीं है, रहने दीजिए। अब देखिए लिमिटेशन क्या है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन में, दिक्कत क्या है भाई, नो मैंडेटरी लाइसेंस। भाई नो, मैनेजमेंट में आने के आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन प्रोफेशन में आने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगा। अनलाइक डॉक्टर, लॉयर, मैनेजर डू नॉट रिक्वायर लाइसेंस टू प्रैक्टिस। अगर प्रोफेशन में आना है तो भाई आपको वो डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और मैनेजमेंट का दुनिया में मैनेजर लोग को डिग्री की जरूरत नहीं पड़ता है। अब मुकेश अंबानी जी के पास पता नहीं कितना बड़ा डिग्री है कि नहीं, आई डोंट थिंक उसके पास बहुत हाई क्लास डिग्री होगा। या और भी किसी को देख लीजिएगा भाई, बहुत सारा ऐसा लोग है जो केवल अपना एक्सपीरियंस के दम पे, अपना हुनर के दम पे बना हुआ है, उनके पास कोई मैनेजमेंट का डिग्री नहीं है, पर फिर भी वो लोग बहुत अपना काम में बहुत एक्सपर्ट है। तो क्या ये पॉइंट नहीं आता है मैनेजमेंट का, नहीं बनेगा आने। क्या लैक ऑफ यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, जैसा आप बताया डॉक्टर का, सीए का, सीएस का, सबका इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। मैनेजमेंट लोग का आपका अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि इथिकल स्टैंडर्ड्स वेरी अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर। ये सब जगह बदलेगा, ये सब जगह बदलेगा। इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है ना, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो कंपनी वाइज चेंज होते रहता है। सबका अपना अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसा जहां पर है वहां पर अपना अलग अलग प्रायोरिटी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर लोग कहीं भी रहे सबका सेम, कंपनी का वैसा नहीं चलता है। लेकिन डाइवर्स एंट्री रूट, अब इसमें क्या, पीपल कैन बिकम मैनेजर थ्रू एक्सपीरियंस। भाई पीपल क्या अपना मैनेजर के दम पे भी एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन नॉट दैट फॉर्मल एजुकेशन। लेकिन जो ये सब है डॉक्टर, सीए, सीएस, ये का एक ही रूट है बच्चों। अगर आपको सीए बनना है तो आपको आईसीएआई में आपको इनरोलमेंट करना ही पड़ेगा। डॉक्टर बनना है तो आपको आईसीएमआर का जो एग्जाम होती है, नीट का, जो नीट का एग्जाम होता है वो आपको देना ही पड़ेगा, वहां से आप बच के भाग नहीं सकते। ठीक है, एग्जाम्पल और देने जो होते हैं नहीं। तो देखा जाए क्या कंक्लूजन ये निकल के आता है भाई कि मैनेजमेंट इज इन्वॉल्विंग एज ए प्रोफेशन ड्यू टू इट्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज, फॉर्मल एजुकेशन एंड एथिकल फोकस। हाउएवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउएवर इट इज नॉट फुल फ्लेज और प्रोफेशन, इट इज नॉट फुल फ्लेज प्रोफेशन लाइक मेडिसिन और लॉ ड्यू टू absence ऑफ मैंडेटरी लाइसेंसिंग एंड यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो क्या पता चला भाई कि प्रोफेशन आसान भाषा में आपका मैनेजमेंट, प्रोफेशन आसान भाषा में समझे आपका मैनेजमेंट नहीं है।
ये उभर रहा है नो डाउट, ये धीरे धीरे मैनेजमेंट बढ़ रहा है, धीरे धीरे मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी वो मैनेजमेंट नहीं है। जब होगा तब देखा जाएगा, तब तक आप पास कर जाइएगा। फिर देखिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भाई मेनली 3 लेवल है। एक है आपका टॉप लेवल जिसमें आपका बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग रहता है, जैसे कि आपका सीईओ, एमडी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, ठीक है, ये सब आ गया। ये लोग मेनली काम क्या करता है बच्चों, ये लोग मेनली प्लानिंग का काम करता है, प्लानिंग का काम करता है और जो पब्लिक अपेयरेंस में आने का काम करता है। यानी कि पब्लिक जो कोई स्कैंडल हो गया है भाई, कोई एग्जाम लगा दिया, उसको मेनली हैंडल कौन करता है, ये टॉप मैनेजमेंट लोग, ठीक है। फंक्शन में दिखा दिया हुआ प्लानिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, एलोकेटिंग रिसोर्सेज, रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइड वर्ल्ड, जो आपको पता है पब्लिक लोग का मतलब प्रेस का काम करता है, मतलब ये नहीं कि वो लोग न्यूज चैनल वाला बन जाता है, तो आसपास को मैसेज देने का काम करता है, ठीक है। ये लोग मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपका आता है जैसे आपका ब्रांच मैनेजर, आपका रीजनल मैनेजर, ये सब है कि मैनेजर लोग इसमें आने काम करता है। ये लोग क्या करता है, ये लोग एक्ट दोनों टॉप लेवल को और जो लास्ट लोअर लेवल है इन दोनों को बीच में जोड़ के रखने का काम करता है, ठीक है। इंप्लीमेंट्स प्लान एंड पॉलिसी एट सेट अप बाय द टॉप, यानी जो टॉप मैनेजमेंट जो पॉलिसी या प्लान बनाई है उसको ग्राउंड लेवल पे उतारवाने का काम कौन करता है, उसको उतरवाने का काम करता है आपका मिडिल लेवल वाला सब, ठीक है। उसको उतरवाने का काम कौन करेगा, मिडिल वाला सब। जैसे क्या है, एग्जीक्यूटिंग प्लान्स एंड पॉलिसी, सुपरवाइजिंग गाइड लोअर मैनेजर, जो छोटा मैनेजर लोग उन लोगों को गाइड करना, और रिपोर्टिंग प्रोग्रेस टू टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना। और लोअर लेवल मैनेजमेंट या सुपरवाइज या ऑपरेशनल लेवल जिसको बोलिए, ये लोग क्या होता है, ये लोग ग्राउंड लेवल पे जाके सही मायने में काम को अंजाम देता है, यानी कि सही मायने में ये लोग जाके काम जाके करता है ग्राउंड पे। तो क्या है, इंक्लूड सुपरवाइजर, फॉरमैन और टीम लीडर्स और जो बाकी वर्कर लोग हैं सो, ठीक है। डायरेक्टली ओवरसीज द वर्क ऑफ एम्प्लॉय, इंश्योर टास्क एंड कंप्लीटेड एज पर प्लान, ठीक है। ये लोग जो छोटा मोटा जो पोस्ट होता है सुपरवाइजर लोग का ये लोग सही मायने में ग्राउंड लेवल पे रहता है बच्चों। और जो इम्प्लॉय होता है, ठीक है, जो इम्प्लॉय होता है इससे मेनली जाकर के काम करवाता है पर्सनली मिल करके, ठीक है। मतलब पब्लिक, मतलब जो पब्लिक बोलते हैं इम्प्लॉय, जो सबसे नियरेस्ट कनेक्शन होता है किसका होता है, आपका सुपरवाइजर लोग का। सुपरवाइजर बोलिए चाहे फिर फॉरमैन बोलिए, आगे आएगा ये वर्ड आपका फॉरमैन। फॉरमैन पोस्ट है, छोटा सा ऑफिसर का पोस्ट है, वो लोग डायरेक्ट इम्प्लॉय पर नजर रखता है, ठीक है। ये मत सोच लीजिएगा लोअर लेवल जो मैनेजमेंट है यहाँ पे सीधा सीधा वर्कर मत, इम्प्लॉय मत समझिएगा। इम्प्लॉय तो भाई यहाँ पर सब कोई है, यहाँ पर एम्प्लॉय बात कीजिएगा तो टॉप लेवल वाला भी एम्प्लॉय कहलाता है, आपका मिडिल वाला भी एम्प्लॉय कहलाता है, आपका लोअर लेवल वाला एम्प्लॉय कहलाता है। मेरा यहाँ एम्प्लॉय बोलने का मतलब था बच्चों कि लोगों को आप वो वर्कर मत समझ लीजिएगा, ठीक है। वो जो रेजा कुली वाला आपका वर्कर होता है ना, वो वर्कर मत समझ लीजिएगा। लोअर लेवल का मैनेजमेंट लो, ये लोग ग्राउंड लेवल पे रहता है नो डाउट, पर इन्हें कि ये जो क्या बोलते हैं, जो भी उठाया कचरा वो जो रहता है सब ये और उसको जाके फेंक रहा है, नहीं वो काम नहीं करता है, वो काम ये लोग करवाता है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे रह करके। एकदम लोअर लेवल से तो मैनेजमेंट का काम मतलब थोड़ी ना, वो तो वर्कर कहलाएगा ना, जो उस काम करता है एकदम रेजा कुली वाला, फिर वो तो वर्कर कहलाएगा ना बच्चों। जो उठा के कचरा को फेंक रहा है या कुछ प्लांट में माइनिंग कर रहा है वो सब तो वर्कर कहलाता है, ठीक है। तो यही था बच्चों फंक्शन का इसका मेनली, असाइनिंग टास्क टू वर्कर, जो वर्कर लोगों को काम देता है। सो मेंटेन डिसिप्लिन, भाई वर्क कल्चर में डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जो भी वर्कर लोग के बीच में या मैनेजमेंट के बीच में जो झगड़ा हो गया उसको सॉल्व करने का काम करता है। रिपोर्टिंग वर्कर्स इशू टू मिडिल मैनेजमेंट, वर्कर लोगों को भाई कोई दिक्कत हो रहा है, ठीक है, कि सर मशीन खराब है या पानी पीने में दिक्कत हो रहा है या वेंटिलेशन का इशू आ रहा है, वो सब बताएगा। या बोलेगा भाई सर यहाँ पर टॉयलेट का सुविधा नहीं, टॉयलेट बनाइए, तो ये सब है, ठीक है। तो यह है बच्चों। फिर देखिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो आपको पूरा क्लास 12 में पढ़ना है कि आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, तो ये सब का पूरा एक चैप्टर है। आपका स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, आपका आपका कंट्रोलिंग, अगर इन सबको एकदम शॉर्ट पे ले आए ना तो शॉर्ट पे देखिए ये आएगा। पहला क्या, प्लानिंग। प्लानिंग यानी कि फोरकास्ट और टू सेट ऑब्जेक्टिव, एक लाइन में। प्लानिंग यानी कि टू फोरकास्ट और सेट ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होगा भाई, असाइन ड्यूटीज बाय क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे, ठीक है। चाहे आपका एचआर डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बना करके उन लोग का जो जो ड्यूटी है असाइन कर देंगे। उसके बाद एक बार जो अलग डिपार्टमेंट बन गया तो राइट पर्सन टू द राइट प्लेस। एक बार डिपार्टमेंट बन गया, मान लीजिए आपका एचआर डिपार्टमेंट है तो एचआर डिपार्टमेंट सही आदमी को बैठाया जाएगा, ठीक है। आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो उसमें सही आदमी को बैठाया जाएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो सही आदमी को बैठाया जाएगा। फिर डायरेक्टिंग, फिर देखेंगे भाई कि लीडरशिप का जो मतलब उन लोगों को मोटिवेशन का जरूरत पड़ रहा है, क्या क्या उन लोगों को अच्छा लीडर चाहिए, क्या मोटिवेशन, फिर अच्छा से कम्युनिकेशन। लास्ट में क्या होगा, कंट्रोलिंग यानी कि मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, करेक्टिंग डेविएशन। जो भी परफॉर्मेंस हम लोग किए साल भर में उसको लोग मेजर करेंगे और देखेंगे अचीव किए कि नहीं किए, ठीक। फिर क्या है, डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, मिलजुल करके ठीक से मतलब कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेट में सिंपली क्या है,
सिंपल क्या कोऑर्डिनेशन में इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं भाई इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। भाई बिना कोऑर्डिनेशन का कोई भी काम नहीं हो पाएगा। इसलिए चाहे वर्कर हो, चाहे लोअर लेवल का, चाहे मिडिल लेवल का, चाहे हायर लेवल का, सबको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। इसका फीचर क्या है, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, जो भी अलग अलग जो ग्रुप एफर्ट लग रहा है, चाहे लोअर का, चाहे मिडिल का, चाहे टॉप का, चाहे सब बोले वर्कर लोग का, इन सब को आपस में जोड़ करके रखने का काम करता है। ठीक है, नहीं तो ये अपना मरीज काम करेगा, ये अपना मरीज को अपना मरीज, तो फिर हो गया भाई काम। ठीक, इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, सबका इंश्योर रखता है भाई कि सबको एक साथ काम करे, मिलजुल कर काम करे। कंटिन्यूस प्रोसेस सेम, ये भी कोऑर्डिनेशन हमेशा एक साथ करते रहना पड़ता है, उसको बीच में छोड़ नहीं सकते। ऑल परवेसिव एक्शन, ये सब जगह अप्लाई होगा, ऑल परवेसिव फंक्शन हर जगह अलग अलग डिपार्टमेंट में कहीं भी रहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, सबका रिस्पॉन्सिबल है भाई कि कोऑर्डिनेशन लेके चले। ठीक है, तो ये था बच्चों, और कुछ है नहीं। ठीक है, ये देखिए एग्जाम में ना एक बार ये पूछ दिया गया था, ये जो जो डब्बा वाला था ना मुंबई का, ये अब हालांकि ये शायद जहाँ तक हम जानते हैं इनका बिजनेस शायद ऑलमोस्ट डूब गया है, क्या डूबा नहीं है, मतलब बहुत खराब परफॉर्मेंस दे रहा था। एग्जाम में ना एक बार एमसीक्यू पूछा गया था कि भाई इसको किस क्या रेटिंग मिला था, तो याद रखिएगा लोगों को 6 सिग्मा का रेटिंग मिला था। 6 सिग्मा बोलने का मतलब भाई कितना एक्यूरेसी, 99.997% लोग अपना काम एक्यूरेट करता था, मतलब कोई मिस्टेक का चांस नहीं। यानी कि इसको आसान भाषा में ना हम लोग 100% बोलते हैं। ठीक, तो ये था बच्चों। ठीक है, और भी कुछ कुछ केस स्टडी है यार, तो वो सब रहने दीजिए, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, वैसे भी आप लोग बड़ा वीडियो देखते नहीं तो हमको टेंशन होते रहता है। ठीक है, तो इसमें इतना ही। आई होप आपको सारा जानकारी मिल गया हो। किसी प्रकार का कोई डाउट हो बच्चों, क्या कोई टॉपिक पे आपको डाउट हो गया, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसमें इतना ही, धन्यवाद।